चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है वो है उल्लास स्कीम के बारे में। दूसरा आर्टिकल होगा लाइम डिजीज़ के बारे में। तीसरा सिंग फॉर कम्युनिटी से संबंधित होगा। चौथा जो आर्टिकल होगा वो एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्प के बारे में होगा। पांचवा है एक मैप से संबंधित है DRC कॉन्गो के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में जाने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। आपको सारी UPSC से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉप न्यूज़ में पहला आर्टिकल है द हिंदू माया न्यूज़ है। वो ही SBI और सुप्रीम कोर्ट का टसन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा था कि आप जो हमारे सारे जो बॉन्ड है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड थे, उसको डिस्क्लोज़ करो। SBI ने डिस्क्लोज़ तो कर दिया, बट कुछ बॉन्ड है वो डिस्क्लोज़ नहीं किए और प्रॉपर जो डिटेल थी वो भी डिस्क्लोज़ नहीं किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने प्रॉपर डिस्क्लोज़ की नहीं है, तो जो भी बाकी बच्चा है, देखो दिक्कत क्या होती है। आपने RTI एक्ट के बारे में नाम सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये क्या होता है, कोई भी पब्लिक एंटिटी है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसका डेटा है वो उसकी वेबसाइट पे होना चाहिए। अब ये डेटा नहीं होता है ना, तो लोगों को तकलीफ होती है कि इस जो आर्टिकल है इसका वायलेट हो रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का वायलेट हो रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका कहना है कि अगर कोई भी एंटिटी इस प्रकार से नाटक करेगी, इस प्रकार का बिहेव करेगी, तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ये तो देखो इसका खुद का जिम्मेदारी थी कि सारा डेटा है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तो पब्लिक डोमेन में SBI खुद तो ला ही नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं ला रही है, वो कोई ना कोई बहाने कर रही है। तो जल्द से जल्द ये सारा जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। क्या दिक्कत है, क्या बॉन्ड है, सब कुछ आना चाहिए, पूरी डिटेल है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो ये तो पूरा चलता रहता है। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल उल्लास स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूज़ में क्यों है। देखो न्यूज़ की बात करें तो अभी क्या हुआ है, शिक्षा मंत्रालय ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है। किसकी, कौन सी स्कीम के तहत, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत एक टेस्ट कंडक्ट किया है। टेस्ट का नाम क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट है। ये टेस्ट कंडक्ट किया है इसलिए न्यूज़ में। देखो सिंपल सी न्यूज़ है, ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं लेनी है, और न्यूज़ के देखते हुए क्वेश्चन भी नहीं बन सकता इस पर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं न्यूज़। सिंपल सी न्यूज़ ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी एक टेस्ट कंडक्ट किया है। टेस्ट का नाम क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट है। कौन सी स्कीम के तहत ये टेस्ट कंडक्ट किया है, ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है उल्लास स्कीम के तहत। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्कीम, इसके तहत ये टेस्ट कंडक्ट किया है। तो ये हमने न्यूज़ देख ली। न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, नहीं रखनी है, क्योंकि देखो इतनी सारी स्कीम आती है, रोज़ एक नई स्कीम आती है, उसकी अलग अलग फुल फॉर्म होगी, इतनी आपको याद रहेगी नहीं, मेन एग्जाम में इतनी याद आएगी नहीं। बट एक बार आप देख लो, इसका जो फुल फॉर्म है वो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो याद नहीं रहेगी तो आपको देखना ही नहीं है। अब इसमें याद क्या रखना है, उल्लास स्कीम, सबसे पहले इसका एम याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम है 15 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको शिक्षा देना, उनमें जो लिटरेसी गैप है, साक्षरता की जो कमी है, उसे दूर करना। सिंपल सा इसका एम है, ये आप याद रखना। अगर UPSC पूछ ले ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक अभी न्यूज़ में थी उल्लास स्कीम, इसके तहत मतलब इसके तहत लिटरेसी को दूर करना है। ये लिटरेसी दूर करनी है 5 वर्ष से बच्चों के लिए, 10 नहीं, 5-10 वगैरह नहीं है, 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनमें साक्षरता की कमी है वो दूर करने के लिए स्कीम लाई गई है। तो इसका ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ याद है तो आप एग्जाम में दे सकते हो आंसर। तो सिंपल सी चीज़ याद क्या रखनी, 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं, जो भी छात्र हैं, उनमें जो लिटरेसी यानी साक्षरता की कमी है उसको दूर करना है। पहली चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद में तो साक्षरता की कमी कैसे दूर की जाएगी, तो ये जो 15 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली प्रॉपरली, तो सबसे पहले उनमें फाउंडेशनल नॉलेज होती वो दी जाएगी उन्हें। फाउंडेशनल नॉलेज के साथ साथ उन्हें स्किल दी जाएगी। स्किल किस प्रकार की, जो आज के समय में 21वीं सदी में जो स्कीम जरूरी हो, जो स्किल इस प्रकार की स्किल दी जाएगी जो आज के समय के अकॉर्डिंग जरूरी हो, तो ऐसी स्कीम इनको दी जाएगी। ठीक है जी, इस स्कीम के तहत ऐसी स्किल उनको दी जाएगी। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। उल्लास स्कीम पहली तो किसने लॉन्च की, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ये चीज़ याद रखना, एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक स्कीम है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी नहीं है। दूसरी चीज़ याद क्या रखनी, 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको एजुकेशन देनी। फिर इसमें स्किल और फाउंडेशनल एजुकेशन दी जाएगी, फाउंडेशनल नॉलेज और स्किल, 2 चीज़ें दी जाएगी। फिर इसमें एक ऐप होगा। ठीक है, ये ऐप के थ्रू सारा डेटा मिल जाएगा। और एक पोर्टल हमारा दीक्षा पोर्टल है, इस ऐप और दीक्षा पोर्टल के थ्रू सारा जो लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, एक तो इसमें 15 वर्ष वाला याद रखना है,
एक ये चीज़ याद रखनी है कि दीक्षा पोर्टल है, इसके थ्रू जो सारा रिसोर्सेज है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर 21वीं सदी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो ये तो सबको पता है, तो इसमें चार याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल लाइफ स्किल दी जाएगी। ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपको मेंस में आंसर लिखना है, वहाँ पर ये चीज़ याद आपको काम आ सकती है। इस स्कीम के थ्रू मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये स्कीम कभी मेंस में नहीं पूछी जाएगी। मेंस में अगर वो क्वेश्चन पूछे जाता ना, तो एजुकेशन से संबंधित साक्षरता है, एजुकेशन है, लोगों में कमी है, किस प्रकार से दूर की जा सकती है, कैसी एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो वहाँ पर क्रिटिकल लाइफ स्किल दी जानी चाहिए, वोकेशनल स्किल दी जानी चाहिए, बेसिक एजुकेशन दी जानी चाहिए, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो प्रीलिम में ये वर्ड काम के नहीं है, ठीक है जी। तो प्रीलिम में तो बस वही है, 15 वर्ष से 15 या 15 वर्ष की अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको साक्षरता देनी, स्किल देनी है, एजुकेशन देना है, और जो भी बेसिक एजुकेशन वगैरह होती है, वोकेशनल स्किल वगैरह होती है, वो प्रोवाइड करनी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो मेंस के लिए, तो आप एक बार देख लेना तो आपको समझ में आएगा, आपके जो लिखने का जो तरीका है वो सुधर जाएगा इसको देखने से, ठीक है जी। ये तो स्कीम के तहत था। अब इसमें एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। कौन सा टेस्ट होगा? ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टेस्ट असेसमेंट टेस्ट होता है, ठीक है जी। FLNAT, ये FLNAT टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये कौन सी स्कीम के तहत किया जाएगा? ये उल्लास स्कीम के तहत किया जाएगा। इसमें क्या होगा? असेसमेंट होगा। जो भी आपने ट्रेनिंग ली, ये इस उल्लास स्कीम है ना, इसके तहत जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसका पता कैसे लगा कि भाई कि किसी ने ट्रेनिंग ली है, बच्चे ने ट्रेनिंग ली तो उसे सीखा है कि नहीं सीखा है। तो इस जो टेस्ट होगा इसके थ्रू पता चलेगा हाँ बच्चे ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। तो ये जो टेस्ट होगा इसके थ्रू इस स्कीम का पूरा है असेसमेंट किया जाएगा। इसमें अलग अलग लैंग्वेज में टेस्ट होगा। NIOS होता है ना, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्किल, NIOS, इसके थ्रू ये टेस्ट लिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट भी देगा, अगर जो बच्चा है वो आगे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे अवार्ड दिया जाएगा, उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अलग अलग लैंग्वेज में टेस्ट होगा, रीजनल लैंग्वेज भी इसमें टेस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें याद रखना। तो ये चीज़ याद रखनी कि भाई कैसे टेस्ट होगा, क्या क्या होगा, बस वो नहीं। एक तो ये रीजनल लैंग्वेज में टेस्ट होगा, और NIOS है वो इनको देने का काम करेगा। क्या देने का? कि सर्टिफिकेट देगा, हाँ इसने अच्छा काम किया, तो उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेगा। तो इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले स्कीम न्यूज़ में क्यों थी? शिक्षा मंत्रालय ने अभी जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टेस्ट कंडक्ट किया है वो उल्लास स्कीम के तहत कंडक्ट किया है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई। अब स्कीम की फुल फॉर्म याद रखनी है? नहीं रखनी है। स्कीम में क्या किया जाएगा? 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, उनमें जो साक्षरता की कमी उसे दूर किया जाएगा। ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा याद रखना इनको स्किल दी जाएगी। स्किल के साथ साथ इनमें फाउंडेशनल जो नॉलेज होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। दो चीज़ ये याद रखना। इसके अलावा इसमें एक ऐप होता है, ठीक है। ऐप के अलावा एक है उस पोर्टल भी है। पोर्टल का नाम क्या था? पोर्टल का नाम था दीक्षा, ठीक है जी। तो दीक्षा इसमें एक पोर्टल भी होता है, तो पोर्टल का नाम भी याद रखना। ऐप का नाम याद रखना, पोर्टल का नाम याद रखना, ये चीज़ याद रखनी। उसके अलावा 21वीं सदी वगैरह वो याद नहीं रखना। फिर आपको याद रखना है इस टेस्ट के बारे में, FLTAS जो टेस्ट था उसके बारे में याद रखना। ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होगा? इस टेस्ट में जो भी आपने सीखा है उसके बारे में टेस्ट होगा। फिर NIOS के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अलग अलग लैंग्वेज में ये टेस्ट होगा। तो सिंपल सी आपको स्कीम अब समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है HbA1c टेस्ट के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? HbA1c टेस्ट है तो न्यूज़ में क्यों है? क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? हीमोग्लोबिन। देखो HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, A1c ये क्या है? टेस्ट है। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, A1c एक टेस्ट है। इस टेस्ट का जो यूज़ किया जाता है, इस टेस्ट का मतलब यूज़ कहाँ किया जाता है? कि जो भी नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, उसे कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ऐसी बीमारी जो गैर संक्रमणीय हो, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ऐसी बीमारियों का पता लगाने के लिए HbA1c टेस्ट है, इसका उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट है, इसका थ्रू ऐसी जो बीमारी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, उनका पता लगाया जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन A1c जो टेस्ट है इसका उपयोग किया जाता है डिटेक्शन करने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, गैर संक्रमणीय बीमारी होती है, उनका पता लगाने के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ किया जाता है जो हमारे डायबिटीज़ बीमारी होती है ना, डायबिटीज़, उसमें इसका पता लगाने के लिए। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, एक टाइप 1 होता है, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 है ना जो आपके पूर्वजों से प्राप्त होती है, जो भी है ना आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है, वो तो होते हैं टाइप 1। टाइप 2 कौन सी होती है? टाइप 2 जो होती है जो पूर्वजों से नहीं, आपकी हेल्दी लाइफ है, आपके लाइफ स्टाइल है, वो किस प्रकार आप क्या खान पीन कर रहे हो, उसकी वजह से जो डायबिटीज़ होती है वो होती है टाइप 2 में।
देखो हम आजकल है ना खाते रहते हैं, काम वगैरह करते नहीं है, हमारी खान पीन गलत है, इसकी वजह से हमें ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये हमने न्यूज़ देख ली कि टाइप 2 हेपेटाइटिस सॉरी जो डायबिटीज़ होती है 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2, दोनों कैसी कैसी होती है वो भी हमने देख लिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। इन बीमारियों का पता कैसे चलता है, वो हीमोग्लोबिन A1C जो टेस्ट है इसके थ्रू पता चलता है। ये न्यूज़ आपको समझो न्यूज़ काम की भी है, ठीक है जी। तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं, देखो जो ये है ना HbA1c, ये जो टेस्ट है ना, इसमें एक चीज़ आप याद रखना, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, किससे, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये चीज़ याद रखनी है? हाँ, ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि अगर ऐसा पूछे जाए कि ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये एक टेस्ट है, बस ऐसा याद रखने में, मतलब ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछना तो आप इसका आंसर कर पाओ, इसलिए आपको याद रखना है। तो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोलेटेड भी कहा जाता है इसके, तो इसलिए भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि देखो शुगर की जो बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, वो किसी इंसान को होती कैसे है। आप है ना खाना खाते हो, ठीक है जी, खाना खाते हैं, खाना के थ्रू जो शुगर होता है वो हमारे पेट में जाता है, ठीक है, शुगर पेट में गया, पेट में गया हमारे ब्लड में मिलेगा, ठीक है, ब्लड में मिलेगा। ब्लड में क्या होता है, ठीक है जी, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू पूरे शरीर में O2 को, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेजता है। तो ये शुगर है ना, ये ब्लड में मिल जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन में मिलेगी और आरबीसी मिल जाएगी, तो ये आपका शरीर काम से नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से ये पूरे शरीर में काम करती है। देखो शुगर है वो आपके प्रोटीन में मिलेगी, प्रोटीन कौन सा, हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में होता है, ये कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। अब क्या होता है, अगर कोई इंसान है उनके शरीर में हीमोग्लोबिन है ना, उसमें ये मतलब घुल गया है, मतलब आपकी डायबिटीज़ हो गई है। तो डायबिटीज़ होने पर क्या होता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, मतलब किसी भी इंसान को डायबिटीज़ है, तो उसका जो आरबीसी है ना, उसका ब्लड है, वो पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में नहीं होगा। अगर किसी शुगर पेशेंट है, उसके ब्लड में शुगर का है कंट्रोल, तो वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अगर नहीं है तो वो सही से कंट्रोल कर पाएगा। इस प्रकार से इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो अभी इसकी बात करें, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, किसी भी इंसान में शुगर का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है। तो HbA1c जो टेस्ट है, इसके थ्रू किसे मेजरमेंट किया जाता है, किसी इंसान को डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो ये जो मेजरमेंट किया जाता है, एक तो किया जाता है परसेंटेज में, एक किया जाता है mmol में, इन दोनों के थ्रू ये किया जाता है किसी भी इंसान को डायबिटीज़ है या नहीं है। परसेंटेज में कैसे किया जाता है, अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है तो ये होता है नॉर्मल 5.7 टू 6.4 तक अगर कोई आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंसान नॉर्मल है, उसे डायबिटीज़ नहीं है। 5.7 ठीक है, और 6.4 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है उस पेशेंट को डायबिटीज़ है नहीं। तो ये नंबर आपको याद रखने नहीं रखने हैं। नॉर्मल है वो 6 से कम है, ये याद रखना, 6 से कम है वो नॉर्मल है। अगर उसका 6.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसे डायबिटीज़ है। 5.7 से 6.4 के बीच में तो वो नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर है, 6.5 से ऊपर है, तो उसे डायबिटीज़ की दिक्कत है, तो वो हायर परसेंटेज माना जाएगा, और उसमें भाई इसमें डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर में ग्लूकोज वगैरह है, उसका इलाज करवाओ। ये तो देख लिया हमने परसेंटेज में। अब बात होती है mmol में, ठीक है, इसके थ्रू कैसे पता होता है। तो mmol में क्या होता है, ये माना जाता है 42 से 47 तक। अगर किसी इंसान का ये जो आ रहा है नंबर, mmol नंबर आ रहा है 42 से 47 तक जो mmol नंबर आ रहा है, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। 42 से 47 का मतलब क्या होता है, ये होता है 5.7 से 6.4 के बीच में। परसेंटेज में ये है, ये दोनों बराबर है, परसेंटेज में ये मान लो और ये mmol में ये मान लो, ये दोनों इक्वल है। बट अगर इससे ऊपर है, मतलब 47 से ऊपर है, यानी कि 48 है, तो माना जाएगा 6.5। ये दोनों डेंजर स्थिति है। तो ये कैसे देखा जाता है, हमने देख लिया कि किसी इंसान में पता कैसे करते हैं। एक तो परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं, एक mmol के फॉर्म में करते हैं। परसेंटेज अगर 6.5 उससे ऊपर है तो दिक्कत हो सकती है। और ये जो है जो mmol है, देखो ये हमने देखा, एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है, एक mmol के फॉर्म में होता है। परसेंटेज अगर 5.7 से 6.4 तक है तो नॉर्मल है, और ये 42 से 47 तक है तो नॉर्मल है। और इससे ऊपर होने से ये दिक्कत कर सकता है, 48 है तो ये दिक्कत करता है, 6.5 है तो ये दिक्कत कर सकता है। तो ऐसे पता करता है, HbA1c टेस्ट है वो इस प्रकार से पता करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया है कि तो नॉर्मल स्थिति है। अब कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें है ना ये दिक्कतें बढ़ जाती है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो ये जो हमने मेजरमेंट कर रहे हैं ये बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो ये अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें ये दिक्कत आ सकती है, को ऑलरेडी कोई मेडिसिन यूज़ कर रही है तो उस कंडीशन में ये सारी जो स्थिति बिगड़ सकती है, अगर उसे कोई और बीमारी है तो उस कंडीशन में ये सारी जो स्थिति है ये बिगड़ सकती है। तो ये तो हमने पूरा देख लिया इस टेस्ट के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं हिंदी में ताकि क्या पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए कि देखो क्या था। पहले हमने न्यूज़ देख ली, हीमोग्लोबिन A1C ये टेस्ट है, यूज़ कहाँ ये इसका यूज़ होता है, गैर संचारी रोगों में होता है। गैर संचारी हमने रोग देख ली थी कैसे होते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक है, इसका पता हमें। मोस्ट ऑफ क्या होता है, मोस्ट होता है डायबिटीज़, इसमें होता है। अब इसे अलग अलग नामों से जान लेते हैं, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। कैसे फैलता है हमारे शरीर में, हम खाना खाते हैं, खाने के थ्रू शरीर में आ जाता है, आरबीसी में होता है हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन में होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसके थ्रू फैल जाता है। पता कैसे करते हैं, इसके थ्रू किया जाता है। फिर एक परसेंटेज में निकालते हैं, एम मोल में निकालते हैं, इन दोनों के थ्रू हम पता कर लेते हैं। तो ये हमने पूरा ये देखो इस प्रकार से पता किया जाता है। तो पूरा ये हमने आर्टिकल देख लिया इसे टेस्ट से संबंधित। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है लाइम डिजीज़ के बारे में। देखो लाइम है ना, यूएसए की एक सिटी है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा लाइम बीमारी, लाइम डिजीज़। न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि कर्नाटक और केरला का एक जिला है, वहाँ पर ये बीमारी देखी गई है, इसलिए तो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, देखना ही नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एक लाइम डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, लिख लो, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बोलेरिया बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट है बोलेरिया बैक्टीरिया। पहला पॉइंट हो गया बैक्टीरियल बीमारी, दूसरी बोलेरिया बैक्टीरिया, ठीक है, इसके थ्रू होती है। फिर तीसरा पॉइंट है ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन होता है टिक के थ्रू। ट्रांसमिशन कैसे होता है, टिक के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन मतलब फैलती कैसे है, तो टिक की, तो कौन सी टिक होती है, ब्लैक लेग टिक होती है, उसके थ्रू फैलता है, ठीक है, इन्फेक्टेड जो ब्लैक लेग टिक होती है उसके थ्रू फैलता है। तो पहला बैक्टीरियल, ठीक है, पहले पॉइंट लिखते जाओ, पहला है बैक्टीरियल, ठीक है, बीमारी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट सिंपल सा है, बोलेरियल बैक्टीरिया का नाम है। तीसरा पॉइंट कैसे फैलती है, टिक के थ्रू फैलती है। टिक कौन सा है, ब्लैक लेग टिक, उसके थ्रू फैलता है, ठीक है जी। ये जो टिक है ना ब्लैक लेग, इसे डियर टिक भी कहा जाता है, हिरणों वगैरह को काटता है, इसे डियर टिक भी कहा जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखना, ठीक है जी। अब है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना कि ये जो है ना सारे ब्लैक लेग टिक है ना इसके थ्रू नहीं फैलता है। अगर ऐसा पूछ ले कोई पॉइंट आ जाए, यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट दे दे कि क्या सारे जो ब्लैक लेग टिक है उनसे ये बीमारी, लाइम में बीमारी फैलती है, नहीं, सारे ब्लैक लेग टिक से नहीं फैलती है, और कुछ होते हैं उनसे फैलती है, कुछ से नहीं फैलती है, ठीक है जी। नाम की बात करें तो यूएसए की एक सिटी है जिसका नाम है लाइम, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था, ये भी हमने देख लिया। प्रिवेंशन कैसे होता है इसका, प्रिवेंशन कैसे होता है, जहाँ पर टिक है वहाँ जाओ मत, बस यही प्रिवेंट हो सकता है। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, ह्यूमन के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इस पॉइंट को लिख लो, ह्यूमन के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ये कुछ दवाई है, एंटीबायोटिक है, इसके नाम एक बार आप देख लेना, याद रह जाए तो ठीक, न रहे तो भाई इतना दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मेडिसिन तो यूपीएससी पूछेगी नहीं, ठीक है, कोई एमबीबीएस का एग्जाम तो नहीं है, ये यूपीएससी का एग्जाम है। तो ट्रीटमेंट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ याद रखना, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट डॉग के लिए वैक्सीन है, कुत्तों के लिए वैक्सीन है, इंसानों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। लाइम डिजीज़ के लिए इंसानों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कुत्तों के लिए है, तो कुत्तों की वैक्सीन को लगा लो, ह्यूमन को नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये हमने देख लिया लाइम डिजीज़ के बारे में। एक बार हिंदी मीडियम, पहले तो क्या क्या चीज़ें देख ली हमें ना, एक बार देख लेते हैं लाइम डिजीज़ के बारे में। क्या चीज़ें देखनी, पहला पॉइंट कहाँ ये केरल में आई है, याद नहीं रखना। नाम कैसे पड़ा है, यूएसए की सिटी है उसके आधार पे नाम पड़ा है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है जी। बैक्टीरिया का नाम आप याद रखना, बैक्टीरियल, ये देखो बैक्टीरियल का नाम है ना, वो ये है बोलेरिया बैक्टीरिया, तो इसका नाम याद रखना, तो बोलेरिया इसका बैक्टीरिया का नाम है। इसका टीका मतलब वैक्सीन अवेलेबल है, नहीं है, ह्यूमन के लिए नहीं है, डॉग के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर सारों से फैलती है, किससे फैलती है, फैलती है टिक से। क्या सारी टिक से फैलती है, नहीं, सारे टिक से नहीं फैलती है। तो ये कुछ पॉइंट थे आप याद रखो, इसके थ्रू आप दे सकते हो आंसर। संक्रमण ह्यूमन टू ह्यूमन में नहीं होती है, ठीक है जी, ये बैक्टीरियल प्रवेश से होती है, संक्रमित टिक के कारण होती है, सारे टिक से नहीं होती है, आमतौर एरिया से दूर हो, वैक्सीन नहीं है, बस इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था लाइम के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल सिंगफो कम्युनिटी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप देखोगे तो आपको हंसना आ जाएगा। क्या है न्यूज़ ये है कि सिंगफो कम्युनिटी ये कहाँ रहती है, ये चाइना है, भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर रहती है। इसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है जी, ये बच्चा पैदा हुआ,
ठीक है, माना कि A B C 3 बच्चे पैदा हुए। अब इनका नाम होगा ना, नाम में जो सबसे बड़ा A है तो उसके आगे माना कि एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 लिख दिया, इसके 2, इसके 3, तो जो ऐसे क्रम के वाइज जैसे बच्चा लाइन पैदा होगा ना, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कुछ आगे वर्ड लगा दिए जाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू उसका नामकरण होगा। जैसे कि आप यहाँ पे अपने क्या होता है, राकेश, मुकेश, सुरेश वगैरह ऐसे डायरेक्ट होते हैं, इनके ऐसे नहीं, राकेश के आगे A लगा दिया तो A राकेश, B सुरेश, C रमेश, क्योंकि वहाँ पर है ना जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग। अब लड़कियों में भी अलग होता है, लड़कों के लिए भी 5-6 अलग अलग टर्म है, 7 टर्म है, ठीक है, तो 7 लड़के, लड़कियों के लिए भी अलग अलग टर्म है। तो देखो ये चीज़ हमें याद नहीं रखनी कि सीख फो कम्युनिटी में नामकरण क्या होता है, आगे नाम के आगे क्या लगता है, नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए सिंपल सा कि कम्युनिटी है सीख फो जो हमारे ट्राइबल्स है और वो रहती है अरुणाचल प्रदेश असम में, और उनकी खासियत ये है कि उनके नाम के आगे कुछ अलग से वर्ड होते हैं, बस इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा कहाँ कहाँ रहती है, ये भारत में तो रहती है, चाइना में भी रहती है, फिर अपने जो म्यांमार होते हैं वहाँ पर भी रहती है, भारत में इन जगहों पर रहती है। सिखपो कम्युनिटी में जो होता है नाम, ये सियान है, ये सारे आगे नाम में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। और ये फैमिली में पहले तो ये एक साथ रहते थे, बट अब धीरे धीरे देखा गया कि सिंगल फैमिली भी रहती है, और इनमें है ना पैट्रियाटिक होते हैं ना, मतलब जो पिता है ना मेल डोमिनेटेड होती है। क्या ये चीज़ याद रखनी, मेल डोमिनेटेड, हाँ मोस्ट ऑफ जो हमारी जो होती है ट्राइब्स होती है मेल डोमिनेटेड होती है, कहीं पर फीमेल डोमिनेटेड, तो ये पता होना चाहिए कि मेल डोमिनेटेड है या फीमेल डोमिनेटेड। तो सीख वो है वो मेल डोमिनेटेड है। ये हिंदी में देख लियो कि यहाँ पर ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, इनमें क्या खासियत है वो हमने देख लिया, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये वर्ड याद रखने क्या, तो कोई भी लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, तो उनमें आगे ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो ये याद नहीं रखना है क्योंकि याद रहेगा भी नहीं, और डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कम ही संभावना रहे। बाकी यूपीएससी अभी कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछ रहती है, बट इतना अब तो डिटेल में पूछे इसकी संभावना कम है। बाकी थोड़ा बहुत आप देख लोगे तो आप आंसर दे ही दोगे, क्योंकि ऐसी 2 ही कम्युनिटी है जिसमें ऐसे यूज़ होता है, एक तो सीखफो है, एक आगे हम देखेंगे लोसू वगैरह कम्युनिटी, उसमें ही ऐसी 2 कम्युनिटी जहाँ पर ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर ये पैट्रियाटिकल है, हमने देख ही लिया है, पहले ऐसी रहती थी जॉइंट में रहती थी, अब सिंगल रहना भी लग गए हैं, ये भी हमने देख लिया है। ये जो वेवर्स होते हैं, कपड़े वगैरह बुनाई वगैरह होते हैं, उनका ये काम करते, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं इनमें, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगफो अपराइजिंग, ये 1843 में एक अपराइजिंग हुआ था, मतलब एक मूवमेंट हुई थी, अंग्रेज थी ना, अंग्रेज, उन्होंने इनकी लैंड पर कब्जा कर लिया था। अब कब्जा कर लिया तो ये लोग परेशान हो गए, तो इन्होंने सारे ने अपने ग्रुप बना लिया, और जो अंग्रेजों के खिलाफ है इन्होंने अटैक कर दिया, सारे ग्रुप मिलके 1843 में इन्होंने सीखवो जो कम्युनिटी थी, इन्होंने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ अटैक कर दिया, काफ़ी लड़ा, काफ़ी जगह अंग्रेजों को परेशान किया था। अंग्रेज उस टाइम एक एक्ट भी लेके आई थी, रिटेलेटरी एक्ट, आपने मतलब पढ़ रहे होगे ना बुक वगैरह हिस्ट्री की, जो मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वहाँ पर ये पढ़ा भी होगा। तो ये एक्ट भी लेके आए थे, इसके थ्रू इनकी ज़मीन ले ली थी, तो ज़मीन बचाने के लिए इन्होंने विद्रोह भी कर लिया था। कुछ टाइम के बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया। अंग्रेज तो देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास में हथियार वगैरह थे, इनके पास में इतने एडवांस हथियार नहीं थे, तो कुछ टाइम के बाद में इनको अरेस्ट भी कर दिया था और काफ़ी कड़ी सज़ा भी दी गई थी। तो ये सीखपो अपराइजिंग है, वो आपने देखा ही होगा। तो ये पूरा हमारा जो आर्टिकल था सीखपो कम्युनिटी के बारे में था। हिंदी मीडियम इतना कोई टफ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ये आप देख लो, ये वर्ड यूज़ होते हैं। पितृसत्तात्मक फैमिली होती है, ठीक है जी। महिलाओं धीरे धीरे, तो पहले जॉइंट परिवार रहता था, अब सिंगल परिवार रहने लग गया। विशेषकर ये बुनकर होते हैं। फिर सिंगो ऑफ प्राइजिंग भी हुआ था 1843 में, अंग्रेजों और सीखपो कम्युनिटी के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बिकॉज ये एक्ट लेके आए थे, तो उसे रोकने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए इन्होंने एक्ट लिया था। अंग्रेजों को काफ़ी परेशान भी किया था, बाद में इनको कब्जा कर लिया, ये पूरा था। फिर ये एक दूसरी लीसू कम्युनिटी है, हमने अभी जिक्र किया था कि जो सीखपो कम्युनिटी उनमें भी नाम के आगे ऐसा होता है, ठीक है, सीख फोक में। तो ये लीसू कम्युनिटी इसमें भी सेम ही होता है। ये लीकफू कहाँ है? ये तिब्बत ब्राह्मण कम्युनिटी है, भारत में सेम अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर रहती है। इनकी कम्युनिटी संख्या बहुत कम बची है, तो इंडिया में भी ये रहती है। तो इनमें भी जो नाम है ना, उनके आगे ऐसे लगता है, जो मेल है, मेल और फीमेल दोनों के नाम के लिए अलग अलग वर्ड लगते हैं। तो ये लीसू कम्युनिटी के बारे में भी आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ट्राइगल ट्रायम्फ के बारे में। देखो ये एक एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज से समझिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी। पहली तो एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रही है, किस दो देशों के बीच में होती है, जो मल्टीपल देश है उनके बीच में हो रही है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी कहाँ पर हो रही है। तीसरी चीज़ें किस प्रकार की एक्सरसाइज है। ये 3-4 चीज़ें याद हैं तो आप इसका आंसर दे सकोगे। पहली तो किस किस के बीच में हो रही है, तो ये टाइगर ट्रायम्फ है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है। इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है, पहली चीज़ याद होगी। कहाँ हो रही है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई स्पेसिफिक लोकेशन है नहीं, तो कहाँ हो रही है ये हर कोई जगह इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। किस किस मतलब किसकी है, देखो आर्मी की है, नेवी की है, या एयरफोर्स की है, ये चीज़ भी है। तो ये जो है ना, ये एक्सरसाइज डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए की जा रही है।
ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, भारत और यूएसए के बीच में हो रही है। टाइगर ट्रम्प, ये ट्रिम्फ इससे याद रखना, ट्रम्प यूएसए के हैं तो यूएसए हो गया, टाइगर हमें, तो ये टाइगर ट्रम्प के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होती है और 2 देशों के बीच में होती है। और ये जो है, ठीक है जी, अभी कंडक्ट होने वाली है 18 से 20 के बीच में। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो भी मानवता वगैरह हैं उनके बचाने के लिए, डिजास्टर में रिलीफ देने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही, ताकि अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी सुनामी वगैरह आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो उन्हें बचाने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सिंपल सा है, दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो ये चीज़ें मैटर करती नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। तो इसमें 2-4 चीज़ें आप देख लेना, इंडिया यूएस देख लेना, और बाकी तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कॉन्गो। देखो, किसी देश का जिक्र हो, किसी देश में मैप संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई देश हो, कोई पैलेस हो, तो सबसे पहले तो मैप, मतलब कोई पैलेस है तो कहाँ पर लोकेटेड है, देश है तो कौन से महाद्वीप में है, पहली चीज़ देख ली। उसकी नेबरिंग कंट्री कौन से हैं, वहाँ पर अगर रिवर फ्लो कर रही है तो कौन सी रिवर पर ही, उसकी जो है वो जोग्राफिकल एरिया कैसा है, ये चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और मैप बेस हर साल एक क्वेश्चन बनता ही है, तो इसके बारे में पता होना है। कॉन्गो के बारे में बात करें तो कॉन्गो अफ्रीका में है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है जी। अफ्रीका में सब सहारन रीजन में, सब सहारन रीजन कौन सा होता है, ये देखो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका, ऊपर ये सहारा है, ये होता है सब सहारन रीजन, तो ये अफ्रीका में सब सहारन रीजन में ये रहा कॉन्गो, तो ये सब सहारन रीजन में ये, ठीक है। पहला पॉइंट हमें पता चलना चाहिए सब सहारन रीजन में। दूसरी, यहाँ पर एक लेक है, ठीक है, वो लेक का भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर टेंगाली का लेक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा इनकी नेबरिंग कंट्री देख लो, तो ये देखो इसकी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो युगांडा है, इधर युगांडा आ जाएगी, फिर रवांडा आ जाएगी, फिर बुरुंडी आ जाएगी, ऊपर सूडान आ जाएगा, तंजानिया इधर आ जाएगा, ठीक है जी, जाम्बिया इधर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, इनमें कौन कौन से देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। फिर डीआरसी कॉन्गो है, तो ये सारे जो ऊपर है ना, ऊपर अफ्रीका आ जाएगा, डीआरसी अफ्रीका वगैरह, ये सारे, तो आपको ये चीज़ें भी पता नहीं, नेबरिंग कंट्री आपको देख लेनी है। इक्वेटर यहाँ से पास होती है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो हमने देखा, एक तो नेबरिंग कंट्री देखी है, इक्वेटर यहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे एक रिवर पास होती है, कौन सी रिवर है, कॉन्गो रिवर है, जो काफ़ी, जो अफ्रीका की है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, वो भी यहाँ से पास होती है। फिर इक्वेटर यहाँ से पास होती है, ये पड़ता है सब सहारन रीजन में, ये भी हमने देखा है, ठीक है जी। तो ये हमने पूरा कॉन्गो के बारे में देख लिया। एक बार आप वापस मैप खोलना, मैप में देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्गो की। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था कॉन्गो के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ये तो हमने कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन से संबंधित है कि देखो अभी क्या होता है कि अपॉइंटमेंट होता है ना इलेक्शन कमिश्नर का, वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो वैसे इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, उसमें पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि इलेक्शन कमिश्नर का अगर अपॉइंट करना है तो उसमें तो एक तो होंगे पीएम, ठीक है, एक मेंबर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है, तीसरे जो मेंबर होंगे वो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस। तो ये तो एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तब तक लागू रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई एक्ट नहीं बना देती। फिर पार्लियामेंट में ये एक्ट बनाया 2023 में। अब क्या कर लिया उसमें, एक तो पीएम होंगे, एक होंगे कोई भी और मिनिस्टर, जो भी पार्लियामेंट है ना उसमें कोई और मिनिस्टर, और तीसरे होंगे मेंबर ऑफ अपोजिशन। अब इसमें विरोध चल रहा था कि मेंबर ऑफ अपोजिशन है वो तो अकेले होंगे, ये दोनों पक्ष में होंगे, बहुमत के आधार पर इनका फैसला ले लिया जाएगा, तो सीजीआई को रखना चाहिए। बट ये तो मानना नहीं मानना उनकी बात है, हम तो ये देख लेते हैं ये तीनों होंगे अभी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों थे। और ये कब ले आया था, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करी तो इनकी पैसे वैसे जो भी इनका फंड होता है, कैसे रिटायर होते हैं, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके थ्रू ही होता है, मतलब उनकी इक्वलेंटी होती है, इनकी पोस्ट होती है। और ये 65 साल तक काम कर सकते हैं, 6 ईयर तक इनकी टर्म होती है, सैलरी वगैरह होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित है, इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। ये कल के हमारे कुछ क्वेश्चन थे डीआरसी कॉन्गो के बारे में, ये जो टर्म दे रखी है क्या ये सही है, तो ये ट्रू है। फिर डीवीआर ये फॉल्स है, देखो ये कम्युनिटी, इस कम्युनिटी से संबंधित नहीं था। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो ये टर्म दे रखी है, क्या ये एक्सेस करती है, डिसेंड करती है, तो ये ट्रू है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, इसमें ये जो स्पीकर है लोकसभा, ये नहीं होती, ये फॉल्स है। इसमें जो होता है ना अपोजिशन लीडर होता है, तो ये फॉल्स होती है। ये आज के बारे में आपको देखना है, देख के आना इन सब चारों के बारे में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। और पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है जी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।